हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बुक 2 का चैप्टर 9 से चैप्टर 15 तक के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस को उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनमें से अधिकांश मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2023 12th बोर्ड्स की वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो CBSE 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। निम्न दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प करेक्ट ऑप्शन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अपूर्णांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n इक्वल टू 1.5 को जल वाटर अपूर्णांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.33 में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है। नंबर ऑप्शन ए उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह, बी अपसारी लेंस या उत्तल लेंस कॉन्केव लेंस की तरह, सी प्रिज्म की तरह, डी ऑप्शन डी विकल्प डी अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर की तरह। सही विकल्प होगा उत्तल लेंस की तरह। विकल्प ए सही है। विकल्प ए में मैंने टिक किया है। जब किसी उत्तल लेंस को उस द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपूर्णांक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के अपूर्णांक से कम हो, जैसा कि इस प्रश्न में है, जल का अपूर्णांक n इक्वल टू 1.33 है, लेकिन लेंस का अपूर्णांक n इक्वल टू 1.5 है, जो कि जल का अपूर्णांक से अधिक है, तब वह लेंस जल में या उस द्रव में डुबाने पर उत्तल लेंस जैसा कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी उत्तल लेंस को जिसका अपूर्णांक जिस द्रव में उसे डुबाया जाता है उसके अपूर्णांक से कम हो, तब वह लेंस उस द्रव में डुबाए जाने पर अवतल लेंस कॉन्केव लेंस जैसा व्यवहार करता है। यदि इस प्रश्न में उत्तल लेंस जिसका अपूर्णांक n इक्वल टू 1.5 है, उसे किसी दूसरे द्रव में जिसका अपूर्णांक n इक्वल टू 1.6 हो तो उसमें डुबाया जाए, तब वह उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। तो वह प्रश्न भी पूछा जा सकता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में इसके जगह पर। अब क्वेश्चन नंबर 2, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता पावर होगी। विकल्प ए +10 डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी संकेत से सूचित किया जाता है डायोप्टर को, तो +10D। विकल्प बी -10D, विकल्प सी -5D, विकल्प डी +5D। इसमें विकल्प डी सही है, +5D। चूंकि लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता के व्युत्क्रम होती है, या लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। P इक्वल टू 1/f, देयरफॉर F इक्वल टू 1/p। यहाँ लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, F इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में परिवर्तित करने पर 20 सेंटीमीटर अपॉन 100, 20/100 मीटर, दैट इज 1/5 मीटर। इसलिए लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, दैट इज P इक्वल टू 1/1/5 मीटर। 5 ऊपर में चला जाएगा 5, इसलिए लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता या फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन वाला विकल्प सही है, +5D। 12th बोर्ड की परीक्षाओं में OMR शीट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें जो विकल्प सही होता है उसके वृत्त को, उसके सर्किल को ब्लू पेन या ब्लैक पेन से पूर्णतः फुली कलर किया जाता है। तो यहाँ विकल्प डी सही है, तो डी के वृत्त को पूरा रंगना होगा ब्लू पेन या ब्लैक पेन से, लेकिन यहाँ पर मैं केवल जो विकल्प सही है उसको टिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 2 लेंस जिनकी क्षमता -15D, -15D 15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर को संपर्क में रखने पर समतुल्य फोकस दूरी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ
होगी। नंबर ए, विकल्प ए, ऑप्शन ए -20 cm, ऑप्शन बी -10 cm, ऑप्शन सी +10 cm, ऑप्शन डी +20 cm। यहाँ ऑप्शन बी सही है, -10 cm। चूंकि दोनों लेंस की क्षमताएं प्रश्न में दी हुई हैं। एक लेंस की क्षमता -15D है, -15D, तथा दूसरे लेंस की क्षमता +5D है। तो लेंस की कुल क्षमता का सूत्र होता है P = P1 + P2। यहाँ पर दोनों लेंस की कुल क्षमता दोनों को संपर्क में रखने पर -15D + 5D = -10D होगा। तो लेंस की फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी F = 1/P, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम हो जाएगा फोकस दूरी। तो यहां पर फोकस दूरी P = 1/F, तो F = 1/P, तो 1/, दोनों लेंसों की कुल क्षमता -10D, इसलिए F = -1/10। तो डायोप्टर चूंकि SI मात्रक है तो लेंस की फोकस दूरी मीटर होगी, तो 1/-1/10 मीटर। सेंटीमीटर में परिवर्तित करने पर 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो -100/10 दैट इज -10 सेंटीमीटर। एक जीरो अंश तथा हर में न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए -10 सेंटीमीटर सही विकल्प होगा। इस प्रश्न में दोनों लेंसों की क्षमताओं का मान बदल करके भी, चेंज करके भी 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, MCQ है। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विकल्प ए, ऑप्शन ए कांच ग्लास का, ऑप्शन बी पानी वाटर, ऑप्शन सी लोहा आयरन, ऑप्शन डी हीरा डायमंड। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 में विकल्प डी सही है, इसको मैं टिक करता हूं, विकल्प डी को। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक लगभग नियरली 2.42 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। अब क्वेश्चन नंबर 5, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है? विकल्प ए, एंगुलर डिस्पर्सन = विकल्प ए μv - μr ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ए, कैपिटल ए, जहां कैपिटल ए प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। बी, ऑप्शन बी μv - μr, ऑप्शन सी μv + μr, तथा विकल्प डी μv + μr ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ए। सही विकल्प होगा μv - μr ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ए, μv - μr अंडर ब्रैकेट इंटू ए। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन बराबर होता है μv - μr इंटू ए। तो विकल्प ए इस प्रश्न में सही है। क्वेश्चन नंबर 6, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए निम्न में कौन सही है? ऑप्शन ए, विकल्प ए FO = FE, बी FO is greater than FE, विकल्प सी FE is smaller than FE, FO is smaller than FE, एंड कैपिटल डी FO is too much smaller than FE। जहां FO खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अभिदेशक वस्तु लेंस की फोकस दूरी है, तथा FE खगोलीय दूरबीन के नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो इसमें विकल्प बी सही है। खगोलीय दूरबीन में अभिदेशक वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी नेत्रिका IP से अधिक होती है, इसलिए विकल्प बी सही है खगोलीय दूरबीन के लिए, FO is greater than FE। तो विकल्प बी को मैं टिक करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए, कैपिटल M आवर्धन क्षमता का संकेत = -L/FO अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE, विकल्प बी M = -FO/L अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE, विकल्प सी कैपिटल M = 1 + D/FE, तथा विकल्प डी कैपिटल M = 1 - D/FE। इसमें विकल्प ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बने तो उसके लिए कैपिटल M = -L/FO अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE होता है, जहां कैपिटल L संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई है, अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी है। तो यह संबंध मतलब विकल्प ए सही है आवर्धन क्षमता के लिए। और यह आवर्धन क्षमता का सूत्र स्पर्श दृष्टि का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की
स्पर्श दृष्टि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन के लिए विशेष स्थिति में होता है। इसका एक्चुअल सूत्र होता है आवर्धन क्षमता का स्पर्श संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में कैपिटल M इक्वल टू -VO/UO अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE। वह सूत्र भी 12th बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यह आवर्धन क्षमता का सूत्र संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का विशेष स्थिति में है जब निकट स्थित वस्तु, निकट स्थित छोटी वस्तु, छोटे आकार की वस्तु वस्तु लेंस का फोकस बिंदु के बहुत नज़दीक हो तथा उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु लेंस के द्वारा अभिदृश्यक के द्वारा वास्तविक तथा उल्टा तथा विशालित बनता है, जो नेत्रिका के काफ़ी नज़दीक हो, तो उस विशेष स्थिति में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में आवर्धन क्षमता का सूत्र, मैग्नीफाइंग पावर का सूत्र कैपिटल M इक्वल टू -L/FO अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE होता है, जहाँ कैपिटल D स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है आँख से, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है, तथा FE नेत्रिका की फोकस दूरी है, FO संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस या अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। तो इस सूत्र के अलावा इसका मुख्य सूत्र भी, इसका मेन जो फॉर्मूला है, मुख्य सूत्र आवर्धन क्षमता का, वह भी पूछा जा सकता है कैपिटल M इक्वल टू -VO/UO अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE। उसे भी याद रखना चाहिए। अब VVI MCQ नंबर 8, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। विकल्प A वास्तविक एवं सीधा, B वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन C काल्पनिक एवं उल्टा तथा ऑप्शन D काल्पनिक एवं सीधा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प C काल्पनिक एवं उल्टा। खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में वस्तु की अपेक्षा उल्टा तथा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा। सो विकल्प C सही है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, कांच से हवा में गुजरने के लिए या कांच से हवा में गुजरने पर प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है किस रंग के प्रकाश के लिए? विकल्प A लाल रंग, B हरा रंग के प्रकाश का, C पीले रंग के प्रकाश का तथा D बैगनी रंग का। इसमें विकल्प D सही होगा। बैगनी रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण कांच से हवा में गुजरने पर न्यूनतम होता है, इसलिए कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध होता है n इक्वल टू 1/sin c, इसलिए sin c इक्वल टू 1/n। क्योंकि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बैगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण c इक्वल टू sin c इक्वल टू 1/n। तो चूँकि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए चूँकि अपवर्तनांक यहाँ रेसिप्रोकल है क्रांतिक कोण के साइन का, दैट इज sin c इक्वल टू 1/n, तो इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश किरण को कांच से हवा में गुजरने पर क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा। तो इसमें विकल्प D सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन A प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, B प्रकीर्णन स्कैटरिंग, C प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तथा D प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें विकल्प A सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यह। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, तो इसलिए विकल्प A सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 11, दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए विकल्प A अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, B उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, C बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस तथा D समतल उत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें विकल्प B सही है, उत्तल लेंस।
कभी कभी या प्रायः दूर दृष्टि दोष की जगह निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो इस ढंग का प्रश्न भी, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उसमें सही उत्तर होगा, अगर निकट दृष्टि दोष के जगह अगर दूर दृष्टि दोष के जगह निकट दृष्टि दोष रहे, शॉर्ट साइटेडनेस, तो निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तब उसमें सही उत्तर होता अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस। तो उस प्रश्न को भी याद रखना चाहिए, इस प्रश्न को भी, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के स्थान पर निकट दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो उसका उत्तर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, मायोपिया दूर करने के लिए, मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग यूज किस दोष को दूर करने में किया जाता है? माने बेलनाकार लेंस का उपयोग किस दोष को दूर करने में किया जाता है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी अबिंदुकता तथा डी जरा दृष्टि दोष। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबिंदुकता। एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म को, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से निर्मित प्रतिबिंब होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए, ऑप्शन ए विकल्प ए काल्पनिक एवं सीधा, विकल्प बी काल्पनिक एवं उल्टा, विकल्प सी वास्तविक एवं सीधा, विकल्प डी वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए सही है, काल्पनिक एवं सीधा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप से काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉल एन अपूर्णांक तथा कैपिटल ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? विकल्प ए 1 माइनस एन अंडर ब्रैकेट इंटू ए, बी अंडर ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू ए, सी अंडर ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ए, डी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एन इंटू ए स्क्वायर। इसमें सही विकल्प बी है। विकल्प बी सही है। एन अपूर्णांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल एन तथा प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म ए वाला कोई अगर पतला प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, तो उसके द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन या विचलन कोण होता है डेल्टा एम इजकल टू एन माइनस 1 इंटू ए। विकल्प भी सही है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सोलर रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है, ए सतत कंटिन्यूअस, बी रैखिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम, सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम डार्क लाइन स्पेक्ट्रम तथा डी काली पट्टी डार्क बैंड स्पेक्ट्रम। सही उत्तर होगा ए सतत स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग बैगनी से लेकर लाल तक के सभी दृश्य प्रकाश उपस्थित होते हैं, इसलिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम, सोलर रेडिएशन का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। विकल्प ए सही है। अब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी बिंदुवत स्रोत पॉइंट सोर्स से परिमित दूरी फाइनाइट डिस्टेंस पर तरंगाग्र वेवफ्रंट होता है? ए गोलाकार स्फेरिकल, बी बेलनाकार सिलिंड्रिकल, सी समतल प्लेन तथा डी वृत्ताकार सर्कुलर। सही उत्तर है गोलाकार। ऑप्शन ए सही है। विकल्प ए सही है। बिंदुवत स्रोत पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेवफ्रंट गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश के रंग का कारण है? ए इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसका वेग वेलोसिटी, इसकी कला फेज, डी इसका आयाम। लाइट के कलर का कारण है इसकी आवृत्ति। सही उत्तर होगा इसकी आवृत्ति। ऑप्शन ए विकल्प ए सही है। अगर इस प्रश्न में आवृत्ति की जगह पर तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ होता तो वह उत्तर भी सही होता। कभी कभी आवृत्ति की जगह पर तरंग लंबाई भी इस प्रश्न में, मतलब प्रकाश के रंग का कारण है तो आवृत्ति की जगह तरंग लंबाई भी प्रश्न में दिया रहता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, तो वह उत्तर भी सही होता तरंग लंबाई अगर होता तब यहाँ आवृत्ति की जगह पर। लेकिन इस प्रश्न में प्रकाश के रंग का कारण
लाइट के कलर का कारण उसकी इसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यतिकरण फ्रिंज, इंटरफेरेंस फ्रिंज की चौड़ाई विड्थ होती है, उसका सूत्र दिया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक सही सूत्र है। विकल्प ए है बीटा इजकल टू व्यतिकरण फ्रिंज, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज का विड्थ की चौड़ाई का संकेत होता है बीटा, तो बीटा इजकल टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ऑप्शन बी बीटा इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू लेमडा। सी विकल्प सी बीटा इक्वल्स टू स्मॉल डी कैपिटल लेमडा बाई डी कैपिटल डी, एवं बीटा इक्वल्स टू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी इंटू लेमडा। यहाँ कैपिटल डी दो रेखा छिद्रों, दो आभासी स्रोतों से पर्दा स्क्रीन की दूरी है। 2 वर्चुअल सोर्सेज से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है। लेमडा प्रकाश की तरंग लंबाई है तथा स्मॉल डी 2 रेखा छिद्रों या 2 कला संबद्ध स्रोतों, 2 कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, बीच की दूरी है। तो स्मॉल डी 2 कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है या 2 रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है। इसमें सही विकल्प होगा बीटा इजकल टू कैपिटल डी इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें विकल्प ए सही है, बीटा इजकल टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। यह व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। कभी कभी यहाँ इस प्रश्न में डी के जगह पर, डिनोमिनेटर में डी के जगह 2D दिया रहेगा, तो अभी 2D 2 कला संबद्ध स्रोतों, 2 कोहेरेंट सोर्सेस या 2 रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। कभी कभी डी के जगह पर स्मॉल डी के जगह 2D लिया जाता है, तो वह उत्तर भी सही होता अगर यहाँ 2D होता तो। अब क्वेश्चन नंबर 19, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है ए 0, बी अनंत, सी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg तथा डी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति या कण स्वभाव, पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है? कौन सी घटना लाइट का क्वांटम नेचर, क्वांटम प्रकृति या कण स्वभाव या पार्टिकल नेचर को, अंग्रेजी में पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का ध्रुवन, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण तथा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही विकल्प है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब डी विकल्प सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना, फिनोमेनन, वह प्रकाश के क्वांटम प्रकृति या कण स्वभाव को प्रदर्शित करती है। तो विकल्प डी सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश के कण स्वभाव को प्रदर्शित करता है, क्वांटम प्रकृति को प्रदर्शित करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा कण, डी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, अल्फा कण मौलिक कण नहीं है। मौलिक कण हैं 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल आर 3, फंडामेंटल पार्टिकल्स आर 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग। एच एटम में इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ए ऑप्शन ए H, बी h/2, सी h/2 पाई एवं ऑप्शन डी विकल्प डी h/λ। ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग, एच एटम में इलेक्ट्रॉन का मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई होता है। तो विकल्प सी सही है, जो कि बोर मॉडल की मान्यता से इसे प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए n=1, तो mvr=nh/2 पाई होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए n=1, न्यूनतम कोणीय संवेग के लिए n=1 रखने पर h/2 पाई, तो mvr=h/2 पाई। सो विकल्प सी सही है, h/2 पाई। क्वेश्चन नंबर 23, 1 AMU 1 एटमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है। विकल्प ए ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 kg, बी 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 kg, सी
1.6 इंटू 10⁻⁻31 kg तथा D 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg। इसमें विकल्प बी है 1.6 इंटू 10⁻+27 kg, माइनस की जगह उसे प्लस करेक्शन किया जाए। तो इसमें विकल्प ए सही है। 1 AMU 1 एटमिक मास यूनिट 1 परमाणुविक द्रव्यमान इकाई इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो विकल्प ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। फास्ट मूविंग बीटा रेज आर विकल्प ए, ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। बीटा किरणें क्या हैं? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेज आर ए कलेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, दैट इज बीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो यहाँ उत्तर सही होगा इलेक्ट्रॉन। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, नाभिक का घनत्व न्यूक्लियर डेंसिटी होता है। विकल्प ए 2.29 इंटू 10⁻+7 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 2.29 इंटू 10⁻⁻7 kg पर मीटर क्यूब, विकल्प सी 2.29 इंटू 10⁻27 kg पर मीटर क्यूब तथा विकल्प डी 2.29 इंटू 10⁻⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इसमें विकल्प सी सही है। नाभिक का घनत्व न्यूक्लियर डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस 2.29 इंटू 10⁻+17 kg पर मीटर क्यूब होता है, जो कि बहुत अधिक मान है, वेरी हाई वैल्यू, बहुत उच्च मान है। नाभिक का घनत्व का मान काफ़ी उच्च होता है, 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। विकल्प सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? विच इज अनचार्ज्ड? विकल्प ए, ऑप्शन ए फोटोन, ऑप्शन बी अल्फा कण अल्फा पार्टिकल, सी बीटा कण बीटा पार्टिकल एवं डी इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर इज फोटोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन इज अनचार्ज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, एच स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी सीरीज, विच सीरीज दृश्य भाग में विजिबल रीजन में होती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? ऑप्शन ए लाइमन श्रेणी, ऑप्शन बी बामर श्रेणी, ऑप्शन सी पासन श्रेणी, ऑप्शन डी ब्रैकेट श्रेणी। करेक्ट आंसर इज बामर श्रेणी, बामर सीरीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बामर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में, दृश्य भाग में बामर श्रेणी उपस्थित होती है। इसके अलावा अगर इस प्रश्न में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में उपस्थित होती है, तो उसका आंसर होता अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी श्रेणी कौन सा सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का उपस्थित होता है, तो वह होती लाइमन श्रेणी। उसका आंसर होता लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी मतलब लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा अन्य 3 श्रेणियाँ पासन श्रेणी, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट श्रेणी तथा फंड सीरीज, फंड श्रेणी, तीनों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के औरक क्षेत्र में, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। तो प्रश्न अगर पांचों श्रेणी से रिलेटेड किसी भी श्रेणी से संबंधित हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो मुख्यतः 5 श्रेणियां हैं, उनसे संबंधित किसी भी श्रेणी से संबंधित प्रश्न अगर आए तो उसका आंसर आप दे सकते हैं, उसको मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 28, बोर का आवर्ती शर्त होता है। नंबर ऑप्शन ए E1 - E2 = 1/2 h न्यू, बी E1 - E2 = 2 h न्यू, सी E1 - E2 = 3 h न्यू, डी E1 - E2 = 3/2 h न्यू।
जहां E1 तथा E2 किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों की 2 एनर्जी लेवल्स की ऊर्जा है। तो सही विकल्प होगा इसमें E1 माइनस E2 इक्वल टू h न्यू, जो कि बोर का आवृत्ति शर्त, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज E1 माइनस E2 इक्वल टू h न्यू। क्वेश्चन नंबर 29, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं ऑप्शन ए औसत आयु, ऑप्शन बी अर्ध आयु, ऑप्शन सी आवर्तकाल एवं ऑप्शन डी अपक्षय नियतांक डी के कांस्टेंट। जितने टाइम में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अमाउंट राशि अपने एक्चुअल मतलब अपने इनिशियल मैग्नीट्यूड का इनिशियल अमाउंट का अपने प्रारंभिक परिमाण का से आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, उसे हाफ लाइफ कहा जाता है, अर्धायु कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का स्रोत होता है ए नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन, बी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, सी मूल कणों का विलोपन एनिहिलेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड डी नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का स्रोत है, सोर्स है नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य का निर्माण भी, क्योंकि सूर्य का निर्माण ही नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है सन का फॉर्मेशन। क्वेश्चन 31, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए बढ़ता है इंक्रीजेज, ऑप्शन सी घटता है डिक्रीजेज, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है अनचेंज्ड, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो किसी अर्धचालक सेमीकंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ताप बढ़ने टेम्परेचर के इंक्रीज होने से घटती है, मतलब अर्धचालक ताप बढ़ने से अधिक चालक हो जाता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी घटता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। तो ऑप्शन बी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटती है, जबकि चालक की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन अर्धचालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटती है। क्वेश्चन नंबर 32, मूल लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट्स के लिए निम्न में कौन सही है? ऑप्शन ए एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ऑप्शन बी एंड और गेट, सी नैंड एंड नॉर गेट, ऑप्शन डी और एंड नॉट गेट। करेक्ट आंसर इज एंड और एंड नॉट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट को बेसिक लॉजिक गेट, मूल लॉजिक गेट कहा जाता है। 3 मूल लॉजिक गेट हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विकल्प ए सही है। नाउ क्वेश्चन 33, नॉर गेट का बूलिय व्यंजक होता है। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट इज ऑप्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, वेयर ए एंड बी आर 2 इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट। जहां ए तथा बी 2 निवेशी हैं, इनपुट्स हैं, तथा वाई आउटपुट है। ऑप्शन बी, विकल्प बी, ए एंड बी बार, जिसे ए बीच में डॉट सिंबल दे करके प्लस बी, उसके बाद एक डैश लाइन खींचा हुआ है, तो ए डॉट बी बार मतलब ए एंड बी बार। और यहाँ ऑप्शन ए में ए प्लस बी इजकल टू वाई मतलब ए और बी, इसे ए और बी पढ़ा जाता है प्लस साइन को, और इंटू साइन को एंड पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन ए इज ए और बी इजकल टू वाई, ऑप्शन बी ए एंड बी बार इजकल टू वाई, ऑप्शन सी ए एंड बी जो जिसे ए इंटू बी लिखा गया है इजकल टू वाई, तथा ऑप्शन डी, विकल्प डी, ए प्लस बी बार दैट इज ए और बी बार इजकल टू वाई। तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए और बी
दैट इज A + B बार। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अब क्वेश्चन नंबर 34, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25 इज, विकल्प ए है 1100/2, विकल्प बी ऑप्शन बी 1001/2, ऑप्शन सी 11001/2 तथा ऑप्शन डी 11101/2। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज 11001/2। डेसिमल नंबर 25 का, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी समतुल्य होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट 11001/2। और इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं 2 से 25 में लास्ट तक डिवाइड करते हुए, जबकि लास्ट में डिवाइड होना, उसके बाद नंबर 1 बचे जिसमें 2 से डिवाइड करने के बाद फिर उसमें आगे डिवीजन ना हो सके, तो वहाँ तक लास्ट तक जाने पर हम इतना ऑब्टेन कर सकते हैं 11001/2 25 का द्विआधारी समतुल्य। क्वेश्चन नंबर 35, द्विआधारी संख्या 1001/2 की दशमिक संख्या होती है। decimal number of binary number 1001/2 is, विकल्प ए है ऑप्शन ए 12/10, बी 18/10, सी 9/10 एंड डी 25/10। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9/10। इसे भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं 1001, जो कि द्विआधारी संख्या है, बाइनरी नंबर है। इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में, तो हमें 9 ऑब्टेन होगा। उसके लिए हमें करना होगा 1, सबसे लास्ट 1001 का जो लास्ट डिजिट है 1, तो 1 इंटू 2 का पावर 3, 2 to the power 3 दैट इज 8, प्लस 0 इंटू 2 to the power 2, 2 स्क्वायर दैट इज 0, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 दैट इज 2 to the power 1 दैट इज ऑल्सो 0, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। 1 का जो पोजीशन है सबसे लेफ्ट में वह 0 पोजीशन पर है, तो 1 इंटू 2 to the power 0 दैट इज 2 to the power 0, 2 का घात 0 1 होगा। तो 2 का पावर 3 बचा है सबसे लास्ट में राइट साइड में, तो मतलब सबसे राइट डिजिट के लिए, तो 1 इंटू 2 to the power 3 दैट इज 8, प्लस 1 इंटू 2 to the power 0, 1 गुना 2 का घात 0, तो 1 हो गया, तो 8 + 1 दैट इज 9, और बीच में दोनों 0 और 0, 2 0 है 1 एंड 1 के 1 0 0 1 में 1 तथा 1 के बीच में 2 0 हैं, तो उसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1001/2 का दशमिक संख्या होगी, डेसिमल नंबर होगा 9/10। क्वेश्चन नंबर 36, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। मेन चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, विकल्प ए है इलेक्ट्रॉन, विकल्प बी छिद्र, सी फोटोन तथा डी प्रोटॉन। तो पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक मेन चार्ज कैरियर होता है होल्स, छिद्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसलिए पी टाइप अर्धचालक को धन आवेशित माना जा सकता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं छिद्र, जबकि एन टाइप अगर प्रश्न में रहता एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, तो यही सभी ये चारों विकल्प ही, अगर उसमें भी ये चारों विकल्प होते तो विकल्प ए सही होता। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेन चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एन टाइप अर्धचालक को ऋण आवेशित माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, दाता अपद्रव्य परमाणु डोनर इम्प्योरिटी एटम की संयोजकता वैलेंसी होती है A 3,
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। दाता अपद्रव्य परमाणु, डोनर इम्प्योरिटी एटम्स, ग्रुप 5A का एलिमेंट होता है। ग्रुप 5 के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं दाता अपद्रव्य परमाणु, डोनर इम्प्योरिटी एटम्स, जिनकी वैलेंसी 5 होती है, 5 होती है। तो ऑप्शन सी सही है 5। क्वेश्चन नंबर 38, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 के ए सेमीकंडक्टर बिहेव एज। विकल्प ए है अर्धचालक सेमीकंडक्टर जैसा, बी सुचालक जैसा लाइक ए कंडक्टर, सी कुचालक के समान, कुचालक के जैसा लाइक एन इंसुलेटर, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो 0 केल्विन ताप, 0 के ताप जो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है 0 के, तो उस पर अर्धचालक कुचालक या अचालक जैसा व्यवहार करता है, इंसुलेटर जैसा व्यवहार करता है। तो विकल्प सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, आयाम अधिमिश्रण, आयाम अधिमिश्रण एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अधिमिश्रित सूचकांक मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA, जिसे स्मॉल m सफिक्स में a देकर संकेत से सूचित किया जाता है, होता है आयाम। मैं फिर से इसे पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 39, आयाम अधिमिश्रण में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अधिमिश्रित सूचकांक MA, संकेत MA, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है A हमेशा 0, B 0 से 1 के बीच बिटवीन 0 एंड 1, ऑप्शन सी 1 तथा इन्फिनिटी के बीच बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, एंड डी 0.5 से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 0.5। सही उत्तर होगा बी, 0 से 1 के बीच आयाम अधिमिश्रण में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अधिमिश्रित सूचकांक मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच, जिसे प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। 0.5 का मतलब 50% मॉड्यूलेशन। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, MCQ है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि एक प्रॉब्लम है लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है A 245 मीटर, B 245 किलोमीटर, C 56 किलोमीटर तथा D 112 किलोमीटर। अर्थ के किसी जगह पर एक टीवी टावर है जिसका हाइट 245 मीटर है, H = 245 मीटर। तो कितनी अधिकतम दूरी तक, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक इस टावर के द्वारा टीवी का प्रसारण पहुंचेगा, तो वह दूरी होगी, अधिकतम दूरी वह 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है D = √2HR, जहाँ H टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई है, टीवी टावर की ऊंचाई है, टीवी ट्रांसमिशन टावर की ऊंचाई है H = 245 मीटर तथा कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 × 10⁶ मीटर। तो H का वैल्यू इस फॉर्मूला में D = √2HR, जितनी दूरी तक टीवी का टेलीकास्ट, टेलीविजन का प्रसारण पहुंचेगा, उसके लिए सूत्र है D = √2H × R। इस सूत्र को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी, दूसरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से संबंधित है, कम्युनिकेशन सिस्टम से, संचार प्रणालियाँ चैप्टर 15 क्लास 12 फिजिक्स। तो इसमें H तथा इस सूत्र में D = √2HR में H का वैल्यू 245 मीटर तथा R, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर रखने पर वह अधिकतम दूरी जहाँ तक टीवी प्रेषण टावर या टीवी टावर के द्वारा टेलीविज़न संकेत का, टीवी सिग्नल का प्रसारण होगा, वह दूरी होगी 56 किलोमीटर। इसका रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद। क्वेश्चन 41, टीवी प्रसारण के लिए निम्न में कौन आवृत्ति परास है? फॉर टीवी टेलीकास्ट विच इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फॉर टीवी टेलीकास्ट? ऑप्शन ए 30 to 300 हर्ज, बी 30 to 300 किलो हर्ज KHZ, सी 30 to 300 मेगा हर्ज MHZ तथा डी
30 to 300 गीगाहर्ट्ज GHz। सही उत्तर है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। विकल्प सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कम्युनिकेशन सिस्टम का, संचार प्रणालियाँ चैप्टर 15 का, क्लास 12 फिजिक्स। टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रेंज है, आवृत्ति परास है, वह 30 to 300 मेगाहर्ट्ज होती है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 42। रेडियो सक्रियता का मात्रक है। ऑप्शन ए विकल्प ए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी AMU एटमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई मात्रक, सी क्यूरी, डी जूल। सही उत्तर है क्यूरी। रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का दूसरा यूनिट भी होता है बेक्वेरल। अब इसी VVI शॉर्ट VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर के साथ, VVI MCQ के क्वेश्चन नंबर 42 के उत्तर के साथ ही, इसको डिस्कस करने के साथ ही यह वीडियो अब समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 9 से चैप्टर 15 तक के VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय अनुमानित प्रश्नों, जो कि 2023 की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए गेस क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस किया गया।